कभी सोचा है कि एक लंबी, खुशहाल और पर्पसफुल लाइफ का राज क्या हो सकता है? क्या ये किसी महंगी एंटी एजिंग क्रीम में छिपा है, किसी कॉम्प्लिकेटेड डाइट प्लान में, या फिर कुछ और? बिल्कुल, आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा की यात्रा पर चलेंगे। ओकिनावा, एक ऐसी जगह जहां दुनिया में सबसे ज्यादा, मतलब 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग रहते हैं। और हमारी गाइड होगी इकिगाई नाम की एक किताब, जिसके कुछ हिस्सों को हम आज कह सकते हैं कि खंगालेंगे। तो ये किताब सिर्फ लंबी उम्र का राज ही नहीं बताती? नहीं, ये एक गहरी जापानी फिलॉसफी को समझाती है, जो शायद हम सबकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकती है। तो चलिए इस गहरी चर्चा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये लोग इतने लंबे समय तक न केवल जीते हैं, बल्कि खुश और एक्टिव भी कैसे रहते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये शब्द इकिगाई। इकिगाई मैंने इसे कई बार सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? किताब इसे कहती है सुबह बिस्तर से उठने की वजह। हाँ, ये सुनने में बहुत पोएटिक लगता है, पर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? बिल्कुल, ये सिर्फ पोएट्री नहीं है, ये एक पूरा फ्रेमवर्क है। अच्छा। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक डायग्राम है, जिसमें 4 सर्कल्स एक दूसरे को काटते हैं। 4 सर्कल्स? हाँ। पहला सर्कल है वो काम जो आपको पसंद है, what you love। ठीक है। दूसरा वो काम जिसमें आप माहिर हैं, मतलब what you're good at। ठीक है, ये तो पैशन और स्किल की बात हो गई। Exactly। अब तीसरा सर्कल है वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है, what the world needs। और चौथा? जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, what you can be paid for। तो जहाँ ये चारों सर्कल्स एक दूसरे से मिलते हैं, हाँ, वो जो स्वीट स्पॉट है, वही आपका इकिगाई है। बिल्कुल। ये 4 सर्कल सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या असल जिंदगी में ऐसा काम ढूंढना मुमकिन है जो इन चारों को पूरा करे? ये तो एक आइडियल सिचुएशन लगती है, लगभग इम्पॉसिबल। देखिए, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है, और किताबें ये नहीं कहती कि ये आसान है या एक रात में मिल जाएगा। अच्छा। बल्कि वो बताती है कि इकिगाई खोजना एक डिस्कवरी प्रोसेस है, एक यात्रा है। कई लोगों को सालों लग जाते हैं। तो गोल इसे रातों रात ढूंढना नहीं है? नहीं, द गोल इज टू कॉन्शियसली मूव टुवर्ड्स दैट इंटरसेक्शन। ये एक कंपास की तरह है जो आपको दिशा दिखाता है, भले ही मंजिल दूर हो। और इसी से जुड़ी एक बात पढ़कर मैं सच में चौंक गया। क्या? किताब में लिखा है कि जापानी भाषा में रिटायरमेंट के लिए कोई सीधा शब्द ही नहीं है। हाँ, मतलब एक ऐसी लाइफ जहां काम से पूरी तरह छुट्टी ले ली जाए, वैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये हमारी सोच से कितना अलग है। बिल्कुल, हम तो पूरी जिंदगी रिटायरमेंट के लिए ही काम करते हैं। सही बात है। और ये ही सबसे बड़ा मेंटल शिफ्ट है, जहां ज्यादातर दुनिया काम को एक बोझ की तरह दिखती है, वहीं ओकिनावान्स अपने काम में ही अपनी पहचान और खुशी ढूंढते हैं। तो जब आपका काम ही आपका इकिगाई हो, तो आप उससे रिटायर क्यों होना चाहेंगे? एग्जैक्टली। आप उसे तब तक करना चाहेंगे जब तक आपका शरीर इजाजत दे। चलिए अब ओकिनावा के उस गांव में चलते हैं जिसका जिक्र किताब में बार बार आता है, ओगिमी। हाँ, विलेज ऑफ लॉन्जेविटी। यहाँ क्या खास है? ओगिमी दुनिया के 5 ब्लू जोन्स में से एक है। वो जगह है जहां लोग एक्सेप्शनली लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। और जब रिसर्चर्स ने यहाँ के राज जानने की कोशिश की, तो उन्हें कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं मिला। तो फिर क्या मिला? बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपी छोटी छोटी आदतें मिली। जैसे कि उनका खान पान। किताब में एक सिद्धांत का जिक्र है, हरा हचिब्बू। हाँ, इसका मतलब है अपना पेट सिर्फ 80% भरो। बिल्कुल। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन शादी पार्टी में 80% पर रुकना तो वो तो एक तरह की साधना ही होगी। सही बात है, पर इसके पीछे की साइंस बहुत गहरी है। वो कैसे? जब आप पेट को ठूंस कर नहीं भरते, तो आपके पाचन तंत्र पर कम बोझ पड़ता है। और इससे भी जरूरी बात, इससे सेल्यूलर एजिंग यानी कोशिकाओं के बूढ़े होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अच्छा। आज की दुनिया में लोग एंटी एजिंग के लिए हजारों लाखों खर्च करते हैं, और यहाँ ये लोग सदियों से एक सिंपल सी आदत से वही रिजल्ट्स पा रहे हैं, वो भी फ्री में। ये तो माइंडफुलनेस का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, अपने शरीर को सुनना और उसकी जरूरत को समझना। और सिर्फ कितना खाना है ये नहीं, बल्कि क्या खाना है ये भी बड़ा फैसिनेटिंग है। किताब बताती है कि ओकिनावान्स औसतन एक दिन में 18 अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं। हाँ, हम तो शायद हफ्ते में भी इतनी वैरायटी नहीं खाते होंगे। सही कह रहे हैं।
उनकी डाइट को रेनबो डाइट कहा जाता है। हरी सब्जियां, टोफू, शकरकंद और एक खास फल का जिक्र है, शिकुआसा। शिकुआसा, ये क्या है? ये एक खट्टा फल है, नींबू जैसा। अब दिलचस्प बात यह है कि हम अक्सर सोचते हैं कि लंबी उम्र के लिए कोई एग्जॉटिक सुपर फूड चाहिए होगा। हाँ, जो अमेज़न के जंगलों से आता हो। बिल्कुल, लेकिन ओकिनावंस के लिए ये बस उनके बगीचे में उगने वाला एक आम खट्टा फल है। राज किसी महंगी चीज में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सादगी में छुपा है। किताब में इसके साइंस के बारे में भी कुछ बताया गया है? हाँ, बताया है कि इस फल में संतरे से 40 गुना ज्यादा नोबिलिटिन नाम का फ्लेवोनॉइड होता है। 40 गुना? हाँ, अब ये टेक्निकल टर्म लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए कि ये फ्लेवोनॉइड कोशिकाओं के लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। अच्छा। जो उन्हें फ्री रेडिकल्स नाम के दुश्मनों से बचाता है। और 40 गुना ज्यादा होने का मतलब है कि उनकी इंटरनल सिक्योरिटी बहुत मजबूत है। तो उनका खान पान बहुत बैलेंस्ड है। लेकिन किताब एक और बात पर जोर देती है, जो शायद खाने से भी ज्यादा जरूरी है। वो ये कि वो कभी अकेले नहीं खाते। और यहीं से मुआए का आइडिया आता है। ये क्या है? मुआए ओकिनावन कल्चर का शायद सबसे खूबसूरत हिस्सा है। अच्छा। ये बचपन में बने दोस्तों का एक ग्रुप होता है जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देता है। पूरी जिंदगी भर? हाँ, ये सिर्फ सोशल गैदरिंग नहीं है, ये एक इमोशनल और एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। मतलब? मुआए के सदस्य हर महीने एक तय रकम जमा करते हैं, जिसे दावतों या शौक पूरा करने में इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को पैसों की जरूरत हो या कोई बीमार पड़ जाए तो पूरा ग्रुप उसकी मदद करता है। ये तो आज के सोशल मीडिया एरा के बिल्कुल ऑपोजिट है। हमारे पास हजारों ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, लेकिन मुश्किल के समय में साथ खड़े होने वाले शायद कुछ ही हों। एग्जैक्टली। मुआए एक डीप मीनिंगफुल कनेक्शन है जो आपको अपनेपन और सुरक्षा का एहसास देता है। ये अकेलापन, जो आज के समाज की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है, उसका सबसे अच्छा इलाज है। खाने और दोस्तों की बात हो गई, अब एक्सरसाइज का क्या? क्या ये लोग जिम में घंटों पसीना बहाते हैं? बिल्कुल नहीं। किताब के अनुसार ओकिनावॉन्स एक्सरसाइज शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करते। अच्छा, तो फिर? उनकी जिंदगी में मूवमेंट नेचुरली शामिल है। वो एक्सरसाइज करने के लिए अलग से समय नहीं निकालते। मतलब उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है? हाँ, अपने बगीचे में काम करना, दोस्तों से मिलने पैदल जाना, जमीन पर बैठना और उठना, ये सब लो इंटेंसिटी मूवमेंट है जो दिन भर चलते रहते हैं। ये फ्लो स्टेट जैसा लगता है, जिसका जिक्र किताब में आगे आता है। बिल्कुल। जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम करते हुए आप समय, भूख, प्यास सब कुछ भूल गए? हाँ, यही इकिगाई का कोर है, अपने काम में फ्लो को पाना। फ्लो? मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सेंटमिहाई इसे ऑप्टिमल एक्सपीरियंस कहते हैं। ये तब होता है जब टास्क चैलेंजिंग हो पर आपकी स्किल्स के दायरे में हो। न बहुत आसान की बोरियत हो, न बहुत मुश्किल की एंजाइटी हो। ये वो मैजिकल जोन है जहां आप अपनी एबिलिटी की पीक पर परफॉर्म करते हैं और प्रोसेस को एंजॉय भी करते हैं। किताब में इसके कुछ कमाल के एग्जाम्पल्स हैं। जापान के ताकुमी यानी मास्टर आर्टिजन्स। हाँ, जो पीढ़ियों से एक ही काम कर रहे हैं। जैसे एक आर्टिजन जो मेकअप ब्रश बनाता है, वो एक एक बाल को हाथ से चुनता है और उसे बांधता है। वो उस काम में पूरी तरह खो जाता है। बिल्कुल। उसका लक्ष्य सिर्फ ब्रश बेचना नहीं है, उसका लक्ष्य है परफेक्शन हासिल करना। और जीरो ड्रीम्स ऑफ सुशी वाले जीरो ओनो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 90 साल से ज्यादा की उम्र में भी वो हर दिन सुशी को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उनका छोटा सा रेस्टोरेंट जिसमें सिर्फ 10 सीटें हैं, उसे 3 मिशेलिन स्टार्स मिले थे। पर उनका लक्ष्य स्टार्स पाना नहीं था। उनका इकिगाई है दुनिया की सबसे परफेक्ट सुशी बनाना। ये फ्लो की अल्टीमेट स्टेट है। ये तो मास्टर आर्टिजन्स की बात होगी। हम जैसे आम लोग अपनी नॉर्मल जॉब्स में, अपने रोजमर्रा के कामों में फ्लो कैसे ढूंढ सकते हैं? इसके लिए किताब में माइक्रो फ्लो का आइडिया दिया गया है। माइक्रो फ्लो मतलब रोजमर्रा के छोटे छोटे, यहाँ तक कि बोरिंग कामों में भी फ्लो ढूंढना। और इसका एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण बिल गेट्स का है। बिल गेट्स, उनका ऐसे क्या लेना देना? किताब बताती है कि बिल गेट्स रोज रात को बर्तन धोते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो कहते हैं कि ये उन्हें रिलैक्स करता है और उन्हें ये काम पसंद है। अच्छा। वो इसे हर दिन बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं, एक खास क्रम में, पहले प्लेट्स, फिर कांटे, चम्मच वगैरह। तो एक रूटीन काम में भी कंसंट्रेशन और इम्प्रूवमेंट का एलिमेंट जोड़कर वो उसे एक सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस बना देते हैं। यही माइक्रो फ्लो है। ये कमाल का आइडिया है। मतलब किसी भी काम को
अगर हम पूरी अटेंशन और पर्पस के साथ करें तो उसमें खुशी मिल सकती है। बिल्कुल। पर जिंदगी हमेशा इतनी फ्लोई और आसान नहीं होती, मुश्किलें भी आती हैं। बिल्कुल। और यहीं पर जापानी फिलॉसफी का एक और मजबूत पहलू सामने आता है। एक जापानी कहावत है, नाना कोरोबी या ओकी, मतलब यानी 7 बार गिरो 8 बार उठो। यही रेजिलियंस है, यानी मुश्किलों से लड़कर वापस खड़े होने की ताकत। और इस रेजिलियंस को पाने के लिए किताब में 2 और खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स का जिक्र है। पहला है वाबी साबी। हाँ, वाबी साबी। ये हमें अधूरी और इम्परफेक्ट चीजों में सुंदरता देखना सिखाता है, जैसे वो टूटे हुए कप की खूबसूरती। बिल्कुल। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है किंसुगी आर्ट, जहां टूटे हुए सिरामिक बर्तनों को सोने से जोड़ा जाता है। वो दरारों को छिपाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें और हाईलाइट करते हैं। एग्जैक्टली। मैसेज ये है कि आपके निशान, आपकी इम्परफेक्शंस आपको बदसूरत नहीं बल्कि यूनिक और मजबूत बनाते हैं। ये बाबी साबी का आइडिया आज के दौर में कितना रेलेवेंट है ना? बहुत ज्यादा। जहां हम सब इंस्टाग्राम पर परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट वेकेशन दिखाने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। इट्स अ फॉर्म ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट द प्रेशर टू बी फ्लॉलेस। किताब बताती है कि इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने का एक सीधा रास्ता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है इचिगो इचिए। इचिगो इचिए। इसका मतलब है ये पल अभी है और ये दोबारा कभी नहीं आएगा। हर पल को जीना। हाँ, ये हमें माइंडफुलनेस और प्रेजेंस सिखाता है। ओकिनावन्स के इंटरव्यू में ये बात बार बार सामने आई। वे भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में नहीं जीते। वो एक अनहरीड लाइफ जीते हैं। बिल्कुल, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वो जानते हैं कि जो चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके बारे में सोचकर क्या फायदा। तो आखिर में इस पूरी चर्चा से जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज कोई मैजिक पिल नहीं है। नहीं, ये छोटी छोटी आदतें हैं, एक खास माइंडसेट है। बिल्कुल। किताब के आखिर में इन सभी बातों को 10 नियमों में समेटा गया है। अच्छा। सारे नियम तो हम नहीं गिनाएंगे क्योंकि वो एक चेकलिस्ट जैसा लगेगा, पर कुछ हैं जो आज की दुनिया में बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगते हैं। हाँ, जैसे कि एक नियम है, टेक इट स्लो, धीरे धीरे लो। आज की हसल कल्चर वाली दुनिया में जहां मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स का नारा है, ये कैसे मुमकिन है? ये तो पीछे रह जाने जैसा लगता है। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। किताब बताती है कि ओकिनावन्स के लिए जल्दबाजी का मतलब है लाइफ को वेस्ट करना, क्वालिटी को सैक्रिफाइस करना। हाँ, उनका फोकस काम को जल्दी खत्म करने पर नहीं बल्कि काम को एंजॉय करने पर होता है। जब आप स्लोली चलते हैं तो आप आसपास की चीजों को नोटिस करते हैं, प्रोसेस को अप्रिशिएट करते हैं। सही बात है। अर्जेंसी और हरी में फर्क है। काम इम्पोर्टेंट हो सकता है, पर उसे हड़बड़ी में करने से उसकी वैल्यू और आपकी पीस ऑफ माइंड दोनों खत्म हो जाते हैं। और एक और नियम जो मुझे बहुत पसंद आया, वो है रिकनेक्ट विद नेचर। बिल्कुल, हम शहरों में रहते हुए ये भूल ही गए। सच में। ओकिनावन्स आज भी अपने बगीचों में सब्जियां उगाते हैं, रोज बाहर निकलते हैं, सूरज की रोशनी लेते हैं। नेचर के साथ ये कनेक्शन उन्हें ग्राउंड करता है। उन्हें याद दिलाता है कि वो एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि नेचर में समय बिताने से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और मूड अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर अपने जुनून के साथ एक्टिव रहना, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाना, पेट थोड़ा खाली रखना, हर पल को जीना और इम्परफेक्ट होने में खूबसूरती देखना, यही है इकिगाई का रास्ता। हाँ, और सबसे जरूरी बात, अपने इकिगाई को फॉलो करना, चाहे वो कुछ भी हो। इस पूरी बातचीत के बाद मुझे लग रहा है कि शायद इकिगाई कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन खोजना है, जैसे कोई खजाना हो। ये तो एक सफर है, एक रोज की प्रैक्टिस है। सही बात है। सवाल ये नहीं है कि मेरा इकिगाई क्या है, शायद असली सवाल ये है कि आज मैं अपने दिन को किस छोटी सी खुशी या मकसद से भर सकता हूँ।